गुड इवनिंग दोस्तों। आइए आज हम लोग देखते हैं कि एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर को पूरी तरह से टेस्ट करने के लिए हमें किस किस स्टेप से गुजरना होता है। तो एयर कंडीशनर जो कि हमारा इन्वर्टर है, ख़ास तौर से स्प्लिट एयर कंडीशनर है, उसमें आप देखेंगे तो इंडोर और आउटडोर दोनों में पीसीबी दी जाती है और कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड वाला होता है जिसमें स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो आइए डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस एयर कंडीशनर को पूरे तरीके से चेक कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है, आइए बात करते हैं। एक हम लोग एयर कंडीशनर की, ये भी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है और इसमें यहाँ पे आपको एक पीसीबी दिख रही है। ये सामने जो तीन आपको कैपेसिटर्स बड़े दिख रहे हैं, डोम्स बड़े दिख रहे हैं, ये सपोर्ट करते हैं हमारी पीसीबी को कंट्रोल करने में और यूवीडब्ल्यू सप्लाई को मेंटेन रखने में। तो यहाँ पे हम लोग एक पीसीबी को रिप्लेस कर रहे हैं। इस पीसीबी में प्रॉब्लम आ गई थी, पीसीबी यहाँ पे जल गई थी, तो इसको रिप्लेस कर रहे हैं। सप्लाई शॉर्ट हुई थी, अर्थ में करंट आ गया था, उसकी वजह से पीसीबी जल गई थी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फेस है, न्यूट्रल है और ये येलो वाला हमारा अर्थ का वायर है। इधर सामने हमको ये कम्युनिकेशन का वायर दिख रहा है। सामने कम्युनिकेशन का वायर है और कम्युनिकेशन के वायर के पास ही ये डायोड लगा हुआ है। ये डायोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। और अगर हम डायोड को अपने मल्टीमीटर पे डायोड वाले फंक्शन में चेक करेंगे तो तकरीबन ये 0.61 वोल्ट्स के आसपास आपको दिखाएगा। और हमको पता है कि डायोड अगर हम रिवर्स करके चेक करेंगे तो कोई सप्लाई नहीं आएगी। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में चेक करते हैं तो इसमें 0.61 वोल्ट्स आपको दिखेगा। ये हमारा डीसी फैन मोटर की सप्लाई जा रही है। डीसी फैन मोटर की सप्लाई में आपको कई वायर्स दिखेंगे और इसमें वही 320 वोल्ट्स की सप्लाई जाती है, 3.2 वोल्ट्स की सप्लाई आती है, डीसी सप्लाई जाती है और ये सप्लाई हमारी इस पूरे पीसीबी से कंट्रोल होती है। डिफरेंट आपको यहाँ पे सेंसर दिखाई देंगे। एक बाहर सेंसर लगा है कंडेंसर की कंडेंसेशन हीट को सेंस करने के लिए, एटमॉस्फेयर की हीट को सेंस करने के लिए। एक कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे लगा हुआ है। अभी हम लोग इसको निकाल के हटा के देखेंगे। अलग अलग सेंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम पीसीबी चेंज करेंगे तो ये पूरा बॉक्स ही आपको निकालना होगा। दूसरा पीसीबी हम इसमें लगा के, ये हमने पीसीबी इसमें चेंज कर दिया है और इसको हम लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। ये दो जो हमारे कनेक्टर्स हैं ये रिएक्टर से आ रहे हैं और अभी मैं आपको रिएक्टर भी दिखाता हूँ, नीचे लगा हुआ है। क्या करता है, हमारी जो कन्वर्जन हो रहा है सप्लाई का, उसको रिएक्टर स्मूथ करता है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज होती है उसको कंट्रोल करता है। ये हमारे 3 सेंसर्स हैं। इसमें हमारे जो डिस्चार्ज का सेंसर होता है 50 किलो ओम के आसपास उसका रेजिस्टेंस होता है और एनटीसी सेंसर हैं। तो एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये सेंसर ठंडा किया जाएगा तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इन सेंसर्स को गर्म किया जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो जो डिस्चार्ज पे सेंसर लगा है वो करीब 50 किलो ओम का है। इसी तरह से दूसरे दो सेंसर्स हैं, कंडेंसर पे लगा है, एक एटमॉस्फेयर में है, ये 10-10 किलो ओम के हैं। इनको हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर एक बार रिपीट करेंगे, गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा और ठंडा करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो बहुत केयरफुली हम लोग पीसीबी को अलग करेंगे। ये दूसरी पीसीबी बॉक्स में आपके सामने दिख रही है। इसी पीसीबी के ऊपर सारे एरर्स की इंफॉर्मेशन होती है, वायरिंग डायग्राम होता है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है कि अगर इसमें एरर आ रहा है। यहाँ पे एक रेड लाइट आपको दिखेगी, एक ग्रीन लाइट दिखेगी। नॉर्मल कंडीशंस में रेड लाइट जलती रहती है, ग्रीन लाइट ब्लिंक करती है। तो आप काउंट करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे ग्रीन लाइट, रेड लाइट जो है वो ब्लिंक करेगी अगर नॉर्मली जलती रहती है। अगर प्रॉब्लम आती है तो ब्लिंक करती है। तो आप काउंट कर लेंगे ब्लिंकिंग, यहाँ उसके सामने प्रॉब्लम लिखी हुई है।
तो आपकी आसानी के लिए किया गया है ये सब, ताकि आपको फील्ड पे परेशानी ना हो। पूरा वायरिंग डायग्राम भी बना हुआ है, इस पे आप आराम से देख के कनेक्टिविटी कर सकते हैं। और जैक्स को भी इस तरह से बनाया गया है कि एक जैक जो है वो दूसरे जैक में फिट नहीं होगा। तो अब हम लोगों ने ये पीसीबी अलग कर ली है, ये हम कट करके इसको निकाल लेंगे। प्रॉपर टूल्स अगर आपके पास हैं तो काम आसान हो जाता है। प्रॉब्लम वहीं आती है जब हमारे पास सही प्रॉपर टूल्स नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको कट करके निकाल देंगे और बाद में फिर इसमें हम अपने पास बैग में स्लीव्स होती हैं, प्लास्टिक स्लीव इसमें हम लोग लगा सकते हैं। ये आपके सामने हमारा कंप्रेसर है और ये रिएक्टर है। इसी की बात हम लोग कर रहे थे। अक्सर E6 का एरर आ जाता है या और दूसरे एरर्स आ सकते हैं। अगर ये रिएक्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आपको एरर्स वहाँ पे दिखेंगे। इस रिएक्टर का रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस देखेंगे तो 1 ओम से कम रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग रिएक्टर को आसानी से चेक कर सकते हैं। ये नीचे कंप्रेसर है। ये आपके सामने कंप्रेसर लगा हुआ है। ये एक सक्शन लाइन के ऊपर डिस्चार्ज के ऊपर ये एक सेंसर लगा हुआ है जिसका 50 किलो ओम रेजिस्टेंस है। और कंप्रेसर के जैक से हम कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। तकरीबन 1.75 ओम्स 1.92 ओम्स के आसपास हमें कंप्रेसर का रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। कंप्रेसर को ग्राउंड से चेक करेंगे तो उसमें ग्राउंड कनेक्टिविटी नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी ग्राउंड से हमको एकदम नहीं मिलना चाहिए। तो 3 यहाँ पे पॉइंट्स हैं, सेम रेजिस्टेंस इनका रहने वाला है। चलिए हम लोग रेजिस्टेंस चेक करके देखते हैं एक मल्टीमीटर की मदद से। देखिए यहाँ पे 2 ओम्स रेजिस्टेंस दिखा रहा है और तीनों पिनों में सेम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो रिएक्टर की बात जो हो रही थी तो 1 ओम से कम रेजिस्टेंस मिलेगा और कंप्रेसर का रेजिस्टेंस जो है वो, अब यहाँ पे हमने पीसीबी चेंज कर दी है और यहाँ पे आप देखिए फेस और न्यूट्रल में जो सप्लाई मिलेगी वही एसी सप्लाई आपको फेस और सिग्नल वायर में मिलेगी। इसी तरह से अगर आप न्यूट्रल और सिग्नल वायर को चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको डीसी वोल्टेज मिलेगा। न्यूट्रल और फेस में 220 225 जो भी सप्लाई आ रही है, फिर फेस और सिग्नल वायर में सेम वही एसी सप्लाई मिलेगी। लेकिन अगर हम न्यूट्रल के साथ चेक करते हैं सिग्नल वायर को तो यहाँ पे आपको डीसी सप्लाई मिलेगी। और डीसी सप्लाई जो है वो 6 7 8 वोल्ट से लेकर 18 20 22 वोल्ट तक डीसी हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने एसी सप्लाई यहाँ पे चेक करी, आप डीसी सप्लाई भी चेक कर सकते हैं 6 7 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट के आसपास। अब ये कंप्रेसर ने स्टार्ट ले लिया है। हमने आउटडोर की पीसीबी को चेंज कर दिया है और अब देख रहे हैं धीरे धीरे कंप्रेसर के आरपीएम बढ़ रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर है। आहिस्ता आहिस्ता जो भी अंदर सेटिंग की है उसके हिसाब से ये एम्पियर्स बढ़ेंगे। 2.6 2.7 के आसपास एम्पियर्स आ गए हैं। 6 6.5 7 7.5 तक ये एम्पियर मैक्सिमम बढ़ेंगे और कुछ ही देर में ये जब कूलिंग हो जाएगी, जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से कूलिंग हो जाएगी तो खुद ब खुद ये एम्पियर्स गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ये 2 लाइंस दिख रही हैं, एक लिक्विड लाइन है और एक गैस लाइन है। लिक्विड लाइन पतली होगी, महीन होगी और गैस लाइन मोटी होगी। सक्शन जिसको कह सकते हैं ये सक्शन है। यहाँ से चार्जिंग का पॉइंट दिया है, यहाँ से आप वैक्यूम करते हैं और गैस चार्ज करते हैं। दोस्तों वैक्यूम हमारे सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमें ज़रूर वैक्यूम करना चाहिए। अगर हम नई मशीन लगा रहे हैं तो इंडोर को वैक्यूम करेंगे, क्योंकि आउटडोर वैक्यूम होके उसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज हो जाता है। वैक्यूम के लिए हम प्रॉपर रोटरी वैक्यूम पंप इस्तेमाल करेंगे। हमने एक वीडियो इससे पहले बनाया है जिसमें वैक्यूम पंप के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। तो प्रॉपर रोटरी वैक्यूम पंप इस्तेमाल करेंगे, कोई कंप्रेसर लाके और किसी जुगाड़ से इसको वैक्यूम नहीं करेंगे। अक्सर इसमें भी हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे कि लोग किसी जुगाड़ से वैक्यूम करें। दोस्तों जुगाड़ वाला काम, गलत काम हमेशा आपको परेशानी देगा।
तो हम लोग यहाँ से वैक्यूम करके और फिर रेफ्रिजरेंट को इंडोर आउटडोर के लिए ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिटर्न जब मिलेगा तो चिल्ड आपको रिटर्न आना चाहिए, आइस नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे